गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था समास। समास किसे कहते हैं कि दो शब्द या दो पद को जोड़ने पर एक नया शब्द बने उसे हम समास कहते हैं। उसमें भी हमने उनके भेद देखे थे समास के। कौन कौन से? अवयवी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। ऐसे 6 टॉपिक हमने उनके भेद देखे थे, टॉपिक देखे थे कि ये 6 भेद समास के पढ़ते हैं। उसमें से भी हमको सिर्फ 4 ही पढ़ना है। कौन कौन से? अवयवी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। तो लास्ट लेक्चर में हमने अवयवी भाव समास पढ़े थे। तो अवयवी भाव, तो अवयव किसे कहेंगे हम? तो अवयव जिसका लिंग, वचन और काल में प्रयोग करने पर वो बदलता नहीं है, उसे हम अव्यय कहते हैं। तो अव्यय जिस समास में पहला पद प्रधान हो और वह पद अव्यय हो उसे हम अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे कि प्रतिदिन, प्रत्येक, दिन, फिर शक्ति के अनुसार। तो इसे हम अवयवी भाव समास कहते हैं। तो अब हमें जो 3 समास पढ़ने हैं वो है कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। ये तीनों हम गुजराती में पढ़ चुके हैं या पढ़ने वाले हैं। तो दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है जो मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बता दिया था। तो आगे हम बढ़ते हैं कर्मधारय समास, जो हमारा दूसरा समास है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास हम किसे कहेंगे कि जिस समास में जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो या पूर्व पद विशेष्य हो और पूर्व पद विशेष्य हो और उत्तर पद विशेषण हो। उसे कर्मधारय
उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद में इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय उपमान संबंध, उपमेय उपमान का संबंध भी हो सकता है। उपमेय मान का संबंध हो सकता है। तो उपमान किसे कहते हैं और उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना किसी अन्य से की जाती है, जिसकी तुलना किसी अन्य से की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहा जाता है। जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहा जाता है, जिससे तुलना की है उसे उपमान कहा जाता है। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य। पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो ऐसे उदाहरण। सबसे पहला उदाहरण महापुरुष। तो इसका विग्रह कैसे होगा? महान पुरुष। पुरुष कैसा? तो कि महान। किसी भी हम क्वेश्चन पूछ सके ऐसा आए तो वो कर्मधारय। पुरुष तो कैसा पुरुष? जो महान है वैसा पुरुष। महात्मा मतलब कि महान हो, महान है, जो आत्मा। थर्ड
सुविचार सुविचार तो अच्छे है जो विचार, फोर्थ सुहास सुहास तुम सुंदर है सुंदर है जो हंसी, अब नेक्स्ट पूर्वपद विशेष्य और उत्तरपद विशेषण। न्यायोचित न्यायोचित न्याय है जो उचित, न्याय है जो उचित। सेकंड अधपका अधपका आधा है जो पका, आधा है जो पका। लिख लीजिए।
पूर्वपद उपमेय और उत्तर पद उपमान। ऐसे उदाहरण। फर्स्ट, नयन बाण। नयन रूपी बाण। सेकंड, स्त्री रत्न। स्त्री रत्न, स्त्री रूपी रत्न। रत्न। नेक्स्ट, पूर्वपद उपमान और उत्तर पद उपमेय हो। ऐसा पूर्व पद उपमान और उत्तर पद उपमेय हो, ऐसे उदाहरण। फर्स्ट, कनकाब या कमल नयन। चलो कमल नयन, इजी वर्ड लेते। कमल नयन, कमल नयन, कमल के समान नयन। दूसरा है प्राण प्रिय। प्राण प्रिय, प्राणों से, प्राणों के समान प्रिय। तो ये था कर्मधारय समास, जिसमें हमने देखा कि पूर्वपद विशेषण और उत्तरपद विशेष्य या पूर्वपद विशेष्य और उत्तरपद विशेषण हो, और साथ ही में पूर्वपद और उत्तरपद के बीच में उपमेय उपमान का संबंध जोड़ा जाता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। नेक्स्ट, थर्ड, द्विगु समास। ये भी हमने पढ़ लिया था, इजी है। ये कर्मधारय भी हमने पढ़ा था।
द्विगु समास भी हम पढ़ रहे हैं। तो साथ ही हमें इजी लगे, हिंदी में पहले पढ़ लो तो गुजराती में इजी लगेगा, गुजराती में पहले पढ़ लोगे तो हिंदी में इजी लगेगा, दोनों में सेम ही मेथड है। जहां डेफिनेशन लिखिए, जहां समस्त पद का पहला शब्द संख्यावाचक अथवा परिमाणवाचक विशेषण होता है, वहां द्विगु समास होता है। फर्स्ट जो वर्ड है वो न्यूमेरिकल होना चाहिए, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, उसे हम द्विगु समास कहेंगे। संख्यावाचक विशेषण होना चाहिए। चौमासा, उदाहरण चौमासा, 4 मासों का समाहार। चौगुनी, 4 गुनी, 4 गुनी। थर्ड, तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। फोर्थ, पंचनद, पंचनद, 5 नदियों का समूह। 5 नदियों का समूह।
तो ये हो गया द्विगु समास, इसमें ज़्यादा नहीं है। तो ये 4 मास, तो ये संख्यावाचक विशेषण हुआ। कितने मासों का समाहार या समूह, तो 4 मास का, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गया, इसीलिए यह द्विगु समास है। लिख लीजिए। फोर्थ एंड लास्ट, द्वंद्व समास। ये भी हमने गुजराती में पढ़ लिया है। द्वंद्व समास। तो मैं ओरली बोलती जा रही हूं, आप लिखते जाओ। इस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं,
समस्त पद का विग्रह समस्त पद का विग्रह करने पर बीच में समुच्चय बोधक अव्यय समुच्चक बोधक अव्यय और अथवा या शब्द लगाना पड़ता है, शब्द लगाना पड़ता है। इसमें दोनों पदों को आगे लिखो, इसमें दोनों पदों को मिलाते समय मध्य स्थित योजक लुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है। माँ बाप, माता पिता, माता और पिता, तो दोनों को मिलाते समय जो माता पिता, इसका हम विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे? माता और पिता। तो गुजराती में ऐसा होता है कि द्वंद्व समास को इतने से ही पहचाना जाता है, लेकिन हिंदी में इसकी पर्टिकुलर डिवीजन दिए गए हुए। सबसे पहला इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास इस कोटि के समास में समुच्चय बोधक अव्यय और का लोप होता है।
इस कोटि के समास में समुच्चय बोधक अव्ययी और का लोप होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। पहले भी हमने देख लिया, माता पिता, माता और पिता, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। सेकंड, अपना पराया, अपना और पराया। थर्ड, लव कुश, लव और कुश। सेकंड है वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक वैकल्पिक द्वंद्व समास। इस कोटि के समास में वैकल्पिक विकल्प सूचक समुच्चय बोधक अव्यय का लोप होता है। या वा अथवा का लोप होता है। छोटा बड़ा
छोटा या बड़ा। दूसरा, लाभालाभ, लाभालाभ, लाभ या अलाभ। थर्ड, गुण दोष, गुण या दोष। थर्ड है समाहार द्वंद्व समास। जिस समास से उसको उसके पदों के अतिरिक्त उसी तरह का और भी अर्थ सूचित हो उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। रुपया पैसा, रुपया पैसा, रुपये पैसे, रुपये पैसे, गहने, वगैरह। दाल रोटी, दाल रोटी, दाल रोटी, तो इसमें उसका अर्थ दिखाई देता है, लेकिन इसमें कोई लोप नहीं होता है। तो ये है हमारा द्वंद्व समास।
होमवर्क समास विग्रह करें। समास विग्रह करके समास पहचानिए। कौन सा समास है वो आपको लिखना है। राजीव लोचन, दूसरा त्रिवेणी, थर्ड है महायुद्ध, फोर्थ है सीताराम, फिफ्थ है कपड़ा लत्ता, तो ये 5 आपको होमवर्क में लिखने हैं। आज हमारा समास का भी टॉपिक, हमारा ग्रामर का भी टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप जब कभी चाहे मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।